बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोए नशीन पर तशरीफ फरमा गुलबर्गा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल रहीम साहब, कर्नाटका के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब उस्मान गनी साहब, जनरल सेक्रेटरी पठान साहब, गुलबर्गा शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जिसमें मौलाना जावेद आलम कासमी साहब, मोहतरम जनाब इलियास बागबान साहब, वहीं पर हमारे पुराने दोस्त जनाब माजिद प्यारे साहब, जनाब इत्तेहादुल मुस्लिमीन और शाहपुर से मजलिस के सदर हबीब पटेल साहब, जिवरगी के सिराज पटेल साहब, सीडम के मोहतरम जनाब अब्दुल खादर साहब, मेरे मजलिस रुफ़ा मौजूद हाज़रीन इकराम, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कन्वेंशन में शिरकत की। हमारी तो ये कोशिश थी और नीयत भी ये थी कि खुले मुकाम पर एक जलसे आम हो सके, मगर कोविड की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हमको ये जलसा अब्दुल रहीम साहब को और उनके तमाम टीम को इस शादी खाने में करना पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुरुआत में ही एक बात का जिक्र करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ, और ख़ास तौर से आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को भी हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी तारीखी हैसियत उसको हासिल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, और ख़ास तौर से मैं अपने नौजवानों के लिए, उनको बताने के लिए, पैगाम देने के लिए बात कह रहा हूँ। 30 जनवरी को शाम 5:17 पर 1948 में महात्मा गांधी का कत्ल किया गया था, और आजाद हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे पहला टेररिस्ट था तो उसका नाम नाथूराम गोडसे था। और इसी नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ और मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें कॉन्स्पिरेसी करने में सावरकर भी शामिल थे, इन सब ने साजिश करके महात्मा गांधी का कत्ल किया। और गोडसे ने बिरला हाउस दिल्ली में जब हर शाम महात्मा गांधी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बिठाकर उनकी मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों से या उनसे दुआ करवाते थे या उनसे उन किताबों से उनको पढ़वाते थे, तो उस दिन और उससे पहले एक तनाव का माहौल था कि शाम के वक्त में जब कभी भी महात्मा गांधी, जिसको अंग्रेजी में कहते प्रेयर मीटिंग करते, और जब कुरान की तिलावत करने के लिए कोई मुसलमान पढ़ता तो बहुत से लोग उसकी मुखालिफत करते थे, मगर महात्मा गांधी उन मुखालिफत की परवाह नहीं करते थे और कहते थे कि पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, दीगर मज़ाहिब की किताबों को भी पढ़ो। तो उस दिन नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ मजमे से चीरकर गांधी के सामने आया
और गांधी के पैर पड़ा और फौरन अपने पास से एक पिस्टल निकालकर महात्मा गांधी के ऊपर 3 गोलियां बरसा दी और उसी दिन महात्मा गांधी का कत्ल हो गया। मैं नौजवानों के बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। गोडसे की सोच और गोडसे की आइडियोलॉजी क्या थी और गोडसे के पीछे कौन लोग थे। मैं सावरकर का नाम इसलिए लिया हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे कपूर। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात को कहा गया कि सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर थे और महात्मा गांधी के कत्ल से पहले सावरकर के घर को जाकर गोडसे और आप्टे ने सावरकर से मुलाकात की और सावरकर ने नीचे आकर उनको छोड़कर कहा कि तुम जिस मकसद के लिए जा रहे हो तुमको उसमें कामयाबी मिलेगी। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में यह बात कही गई और गोडसे ने गांधी को क्यों मारा क्योंकि गोडसे ये कहता था कि गांधी मुसलमानों की हिमायत करते हैं। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि गोडसे का और उसके साथियों का मानना यह था कि गांधी हिंदुओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और गोडसे ने गांधी के जिस्म में 3 गोलियां दाग दी। नौजवानों याद रखो इस बात को कि गोडसे ने गांधी को कत्ल करने से पहले अपनी खतना भी कराई थी। और नहीं ये सुनिए आप, ये इसलिए किया था कि गोडसे को यकीन था कि जब मजमे में मैं महात्मा गांधी पर गोलियां बरसाऊंगा और लोग मुझे टूट पड़ेंगे और मुझे मारेंगे और जब मेरे जिस्म के कपड़े उतार कर देखा जाएगा तो हिंदुओं को यकीन हो जाएगा कि देखो एक मुसलमान ने गांधी का कत्ल कर दिया। ये इस सोच के आदमी थे। ये इस तरह की हरकत गोडसे ने की। मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं कि आज भी सारी दुनिया जानती है कि अगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत सही गांधी के असैसिनेशन के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करती तो उसी वक्त बड़े बड़े संघ परिवार के लीडर जेल में रहते थे। मगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। आज भी गांधी के कत्ल का जो लोग उसमें साजिश रचाए आज भी वो चेहरे सामने नहीं आते। अच्छा, ये गोडसे और नारायण आप्टे कौन थे? ये नारायण आप्टे एक दीक्षित महाराज के पास गया। दोनों गए, गोडसे और नारायण आप्टे, जाकर कहा कि दीक्षित महाराज हम निजाम की पैसे लूटेंगे, तुम्हारे पास बड़े बड़े गाड़ियां, हमको बड़े बड़े गाड़ियां दे दो। तो दीक्षित महाराज ने कहा लेकर जाओ। और कई दिन हो गए तो महाराज ने कहा कि बेटा क्या हुआ, बड़ी गाड़ी तो लेकर चले गए। बोले अभी कर रहे। बाद में दीक्षित महाराज को समझ में नहीं आया तो गए, जाकर देखा तो क्या हुआ कि उनकी बड़ी अंपाला गाड़ी में नारायण आप्टे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इश्क रचा रहे हैं। भाई हट जाएंगे, भड़काऊ भाषण हो रहा, बीच में नहीं आ रहा। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं। वो महाराज बोले ये क्या है, तुम तो गाड़ी लेकर गए थे निजाम के पैसे लूटने के लिए और तुम यहां पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमटी डमटी मनी हनीमून क्या कर रहे हैं? ये एक पहली मिसाल।
स्टेन गन से हिफाजत करेंगे। अक्सरियती तबकों की स्टेन गन ले लिए, उसको कॉक करना नहीं आया, इस्तेमाल करना नहीं आया। ये इनका बैकग्राउंड। और गोडसे का और एक बैकग्राउंड सुनो आप। गोडसे इस भारत देश का, आजाद भारत का सबसे पहला टेररिस्ट। और गोडसे जब पैदा हुए तो उनके मां बाप ने उनके नाक में नाक की बाली डाली और कई साल तक उनको बच्चियों के कपड़े पहनाए, क्योंकि उनसे पहले कई बच्चे होते थे, इंतकाल हो जाता था। तो मां बाप ने समझा कि नाथूराम को, इनका नाम नाथूराम नहीं था, वो नत डालने से नाथूराम हो गए। तो कई साल तक उनके मां बाप ने उनको बच्चों के कपड़े पहनाए, उसके बाद उनको भाई पैदा हुए। तो गोडसे को एक तकलीफ थी कि मुझे अपनी मर्दानगी दिखाना है, मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं। उसको एक जहन में पैदा हो गई थी बात, ये नफ्सियात का शिकार हो गया था। इसलिए गोडसे ने अपनी मर्दानगी को दिखाने के लिए जहर आलूदा माने हेटफुल आइडियोलॉजी को अपनाया और गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। बताइए आपके 28 जनवरी तक गोडसे और नारायण आप्टे के पास पिस्टल नहीं था, बंदूक नहीं थी। अगर मैं गलत ना कहूं तो 9mm बेरेटा पिस्टल था। वो ग्वालियर का एक शख्स इन लोगों को पिस्टल दिया और कोर्ट में जो पिस्टल, जो हथियार गोडसे के हाथ में दिया वो छूट गया। जिसने गोडसे को वेपन दिया गांधी को मारने का, वो बच गया। आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है। गोडसे ने और नारायण आप्टे को सजा हुई, उनको फांसी हुई, मगर आज भी आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने गोडसे को हथियार दिया, एक मर्तबा नहीं 5 मर्तबा बापू पर जान लेने का हमला इन 3 सबने मिलकर किया था। एक मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा, और 5वीं मर्तबा इनको कामयाबी मिली। मुंबई का एक पुलिस का अहदेदार था, नाम याद नहीं आ रहा, उस वक्त मोरारजी देसाई वहां के होम मिनिस्टर थे। उसने जाकर कहा कि गोडसे मुलविस है, सावरकर का इन्वॉल्वमेंट है। तो मोरारजी भाई ने कहा क्या कह रहे हो, ये पूरी आग लग जाएगी, खामोश हो जाओ। कपूर कमीशन में पूरा खुलकर आ गया कि कौन कौन से लोग थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज भी भारत में गांधी से मोहब्बत करने वाले हैं तो याद रखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, या तो ये देश अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर चलेगा, ये देश गांधी की कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देगा, ये देश हमारे मुजाहिदीन आजादी जिसमें नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जौहर बरादरान, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया। 1 साल 2 साल नहीं, 10-10 साल, 8-8 साल जेलों में अपनी जिंदगी गुजारी। इन लोगों की कुर्बानी को अगर आप रायगा देना चाहते हैं और इस मुल्क को गोडसे के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं तो यकीनन ये हम तमाम के लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि गोडसे नफरत का पैगाम देता था। गोडसे नफरत की बुनियाद पर गांधी को मारा। गोडसे इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब गांधी के कत्ल के चंद दिन के बाद गांधी के बेटे दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जाकर गोडसे से मुलाकात किए, वो देखना चाहते थे कि कौन है वो शख्स जिसने मेरे बाप का कत्ल किया। वो समझ रहे थे कि कोई दिखने में बड़ा डरावनी चेहरा होगा, हैवान होगा, मगर जब जाकर देखा तो कहा किसने मारा मेरे पिता को, तो कहा ये खुद आवाज आई कि मैंने तुम्हारे बाप को गोली मारी, मेरा नाम नाथूराम गोडसे है। क्यों मारी, गांधी के बेटे ने पूछा। तो क्या जवाब दिया गोडसे ने?
कोई वजह नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल 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 वजह है। अब समझ में आई तुमको बात कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल। ये गोडसे के जितने मौजूदा चेले हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर भारत में हिंदू और मुसलमानों की नफरत पैदा कर रहे, ये गांधी के मानने वाले नहीं, ये अंबेडकर के संविधान के मानने वाले नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये जौहर बरादरान और मौलाना अबुल कलाम आजाद की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये गोडसे के जानशीन है। और ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही, ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम किया। ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही भारत की सरजमीन में हिंदू और मुसलमानों में फसाद करवाया। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने आसाम में नल्ली का मैसेकर किया। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने मुरादाबाद में फसाद किया। हर जगह पर अगर देखा जाए तो गोडसे के चाहने वाले हैं, क्योंकि गांधी का जो चाहने वाला है, यकीनन गांधी हिंदू थे, अपने मजहब पर चलते थे, राम को बड़ा मानने वाले थे, मगर गांधी जिस मोहब्बत और अकीदे से राम को मानते थे, ये आज मौजूदा दौर के गोडसे राम के नाम पर मुल्क में नफरत पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि जब गांधी को गोली मारी गई तो गांधी ने क्या कहा है? राम कहा। गांधी ने क्या कहा था? इसलिए नौजवानों, फर्क समझो। ये गोडसे के जानशीन जो आज हमारे सामने हैं, इनको पहचानो, जो नफरत पैदा करना चाहते हैं हमारे भारत में। इनके पास इख्तिदार होगा, इनके पास ताकत होगी, मगर याद रखो, इंसान की तारीख गवाह है कि हमेशा जीत मोहब्बत की हुई है, नफरत को शिकस्त हुई है, और इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत गालिब होगी शिकस्त को, और ये नफरत को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपके सामने अर्ज करना बेहद जरूरी था। और ये संघ परिवार के लोग बोलते हैं, नहीं गोडसे हमारे पास नहीं था। कहां से आया? आसमान से टपका उन्हें। गोडसे का भाई का फ्रंट लाइन मैगजीन का इंटरव्यू है संघ परिवार के लोगों। उनके भाई का नाम शायद गोपाल गोडसे था, जिन्होंने फ्रंट लाइन के इंटरव्यू ने कहा कि अडवाणी झूठ बोलता है। हमारा भाई नाथूराम गोडसे संघ परिवार का इंटेलेक्चुअल वर्कर था। हम बचपने से आरएसएस से वाबस्ता थे। और आप कहते नहीं नहीं, अरे कितना नहीं नहीं बोलेंगे, हर चीज तुम्हारी सामने है। और तुम ये समझ रहे हो कि बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीती है तो दुनिया नहीं देखती, दुनिया जानती है आप कहां से आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और वाकया सुनो। जब नाथूराम गोडसे को कोर्ट में फांसी की सजा दी गई थी, तो कोर्ट में बैठने वाले वकील और लोग रो रहे थे। वो समझ रहे थे देखो कितना बड़ा देशभक्त है गोडसे, उसको फांसी की सजा दे दी गई। क्या आज तुम नहीं देखते नजारे वो? क्या आज तुम नहीं देखते नजारे वो कि जो लोगों का कत्ल करते हैं? रकबर खान को राजस्थान में एक शख्स ने जिंदा जला दिया, वीडियो निकाला, फिर कुड़ाड़ी से उसको मारा। वीडियो आज भी है। जब उस शख्स को राजस्थान की एक अदालत में लाया गया तो उसको जुलूस की शक्ल में लाया गया, जैसा लाया गया कि इनके बहन का शौहर था और अपने पहले मर्तबा अपने ससुराल को आ रहा है। और कोर्ट की बिल्डिंग पर खड़े होकर एक भगवा झंडा लहरा दिया गया, एक भगवा झंडा लहरा दिया गया। क्या तुम नहीं देखते? क्या तुमने नहीं देखा, हमारी आंखों ने नहीं देखा कि जब झारखंड में एक शख्स को 20 रोड पर मारा गया पकड़कर, सिर्फ इस झूठे इल्जाम पर कि उसके पास गोश्त निकला।
अदालत ने उन मुल्जिमीन को कातिल करार दिया, हाई कोर्ट से बेल हुई तो एक मरकजी वजीर उन कातिलों का खैर मुकद्दम करते फूल का हार पहनाकर। क्या तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा कि जब अखलाक को मार दिया गया और अखलाक के मारने वाले के क्यों उसकी मौत हुई तो सिटिंग मिनिस्टर जाकर उसके जनाजे पर फूल चढ़ाता है? क्या तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा कि भारत में जुलूस निकाले गए कि देश के गद्दारों को गोली मारो फुला फुला को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश को अगर बचाना है तो गोडसे के जानशीनों से बचाना है। इस भारत को अगर बचाना है तो गोडसे की नफरत की आइडियोलॉजी से बचाना है। और मैं आज देखा टीवी पर हमारे मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री बापू को खराजी अकीदत पेश करते राजघाट जाकर। क्या हमारे मुल्क के वजीर आजम को नहीं मालूम कि जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी ऑफ रिपोर्ट में बात कही गई कि सावरकर को कॉन्स्पिरेटर थे? बताओ क्या यह झूठ है या सच है? आप गांधी को भी खराज अकीदत पेश करेंगे और सावरकर को भी अपना हीरो मानेंगे? अरे ये कैसा मुमकिन है? दो समंदर के किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मगर ये काम आज बीजेपी और संघ परिवार आपके सामने देख लो। आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमको इस मुल्क को बचाना है तो नफरत की आग को बुझाना पड़ेगा। ये नफरत की आग इस मुल्क को कमजोर करके रख देगी। और लोग कहते हैं, मुझसे एक मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि 26 जनवरी के दिन जो कुछ लाल किले में हुआ वो शेमफुल डे था। मैंने कहा बिल्कुल सही है, नहीं होना था। हम हर तशद्दुद की और वायलेंस को कंडेम करते हैं। मगर मैंने पूछा कि क्या 1960 के दहे में जब दिल्ली के पार्लियामेंट पर तमाम लोग आकर हमला किए थे कि गायकशी के खिलाफ कानून बनाओ, हिंदी को जबान बनाओ, तो क्या वो शेमफुल डे नहीं था? तो उस मीडिया के जिम्मेदार ने कहा, आपको याद है? बोला, बहुत याद है, हमको बाबा आदम से लेकर अब तक पूरी तारीख याद है। मैंने कहा, इस दिल्ली की सड़कों पर सिखों को उनके जिंदा सिखों के गलों में जलते हुए टायर डाले गए। एक कांग्रेस का बड़ा लीडर रिकाबगंज की गुरुद्वारा के सामने ठहर कर सिखों का कत्ल करवाया, वो मिनिस्टर बन गया किसी रियासत का। क्या वो शेमफुल डे नहीं था? बाबरी मस्जिद को शहीद करना शेमफुल डे नहीं था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया शेमफुल डे था? जहां आपको सूट करेगा शेमफुल, और जहां आपको नहीं सूट करेगा बोलेंगे ये हमारा फुला दिवस है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क की मौजूदा राजनीति है। ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के का एक कन्वेंशन के तौर पर जनाब अब्दुल रहीम साहब की जेर क़यादत ये जलसा रखा गया। मैं गुलबर्गे को इसलिए आया हूं कि आप तमाम से अपील करने के लिए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपके सफों से किसी को यहां पर आप ही अपना एक कायद बनाइए, अपना लीडर बनाइए, जो कर्नाटका की असेंबली में जाकर बेबाक तरीके से आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि अपने आप को लीडर बनाने के लिए, मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया मरहूम खबरुल इस्लाम साहब के इंतकाल की वजह से, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को आपको फिल करना है, उस कमी को आपको पूरा करना है, मुझे नहीं आपको करना है। मैं बस इसलिए आया हूं कि आपको याद दिलाने के लिए ये वैक्यूम है, इस वैक्यूम को पूरा करो। इस पॉलिटिकल वैक्यूम को आपको पूरा करना है। पूरी कर्नाटका की
अवाम, कर्नाटका की अक़लियतें, कर्नाटका के दलित, कर्नाटका की मजलूम अवाम, कर्नाटका के गयूर नौजवान आज ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह 1978 में इसी गुलबर्गा शहर में एक नई सियासी तारीख आपने रकम की थी, आज असदुद्दीन ओवैसी आपके पास आकर गुजारिश करने आया है कि 2021 में हमारे बुजुर्गों ने 1978 में जो तारीख रकम की थी, नौजवानों तुमको आज वो तारीख गुलबर्गा में दोहराना है और इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा साथ ठहराऊंगा और हम उस तारीख को दोहराएंगे गुलबर्गे में। ये काम आपको और हमको मिलकर करना है। मंजलिस पर इल्जाम तो बहुत लगते हैं, हर इल्जाम मंजलिस पर ही लगता है। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे बंगाल को, तो ये बैंड बाजा की पार्टी जिसको कभी कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता था, ये लोग शुरू हो गए। देखो बी टीम आ गई। अच्छा उन्हों काफी नहीं थे तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई। ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई आखिर मैं ही मिला क्या? तुम लोगों को कोई और नहीं है भारत में? बी टीम, सी टीम, वो फुला टीम। अरे आप क्या किए बताओ? कौन सा कारनामा आप अंजाम दिए? कर्नाटका में कांग्रेस के एमएलए कूद के जाकर बीजेपी में चले गए। मेरे से पूछ के गए थे, मेरे से बात करके गए थे, या इलियास बागवान साहब के पास आकर बैठे, जरा बाग में केला खिलाओ हम तुम्हारे साथ चलते, या अब्दुल रहीम के पास जाके बोले थोड़ा मिर्ची लगा दे हम दौड़ते। पूरे के पूरे भाग गए। अरे पतली गली पकड़ के भाग रहे, तुमको भागने वाला नजर नहीं आ रहा, तुमको एक ही मर्द नजर आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लोग भाग गए, भाग के रिजाइन करके जीत भी गए, मिनिस्टर भी बन गए और आपको कोई नजर नहीं आ रहा। अरे हिम्मत है तो बोलो ना उनको। उनको नहीं बोलते पैसा लिया बीजेपी से, ना ममता बोलती ना कांग्रेस बोलती। जहां बात आती मुसलमान की तो पैसे की बात आ जाती। बताओ ये तुम्हारी फिरका परस्ती है, ये तुम्हारी घटिया सोच है कि जहां पर ओवैसी का नाम आया तो बी टीम, और जहां पर तुम्हारी पार्टी का आदमी भाग गया तो बोलते नहीं भटक गया, उन्हें वापिस आ जाता उन्हें। फिर मीडिया वाले पूछते ओवैसी, अरे नहीं नहीं उन्हें तो पूरा उनका ही है। मैं किसी का नहीं हूं, ना कभी किसी का रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी का तारुफ यह है, सुनो, मैं किसी तारीफ का मोहताज नहीं हूं। मैं पाक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता हूं, ये मेरी तारीफ और तारुफ है। मुझे किसी की तारीफ या हिमायत या वाहवाह की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाएंगे नारा, आखिर में लगाएंगे, बहुत लगाएंगे, लगाएंगे। अरे मेरे शेर मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब एक और नारा लगाना है, वो किसानों तक जाना। लड़ रहे मोदी के खिलाफ सिंगूर बॉर्डर पर, मेरे शेरों लगाएंगे नारा आप तो लगाओ। हिंदुस्तान, भारत, भारत। जरा जोर से पुकारो, ऐसा नहीं होता अभी से तुम हाँ हाँ कर रहे, हाँप रहे क्या? पूरी ताकत के साथ पूरा हिल जाना। भारत, भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान। आप बैठो। ये
मजा नहीं आता कांग्रेस दूसरी पार्टियों में, अपने पास ही चलता ये मिर्ची है ना यहाँ पर। मजलिस से मुखालिफत, हम बिहार में इलेक्शन लड़े, बिहार में इलेक्शन 20 सीट पर लड़े, 20 सीट पर हम इलेक्शन लड़े। अच्छा, पहले बिहार से पहले कर्नाटका पे असेंबली के इलेक्शन में हम कुमारस्वामी और देवेगौड़ा साहब की तायीद करें। ये हमारे को नहीं मालूम था तायीद करे। जब उन्होंने सीएम बन रहे थे, मैं मुल्क से बाहर था, उम्रा करने जा रहा था। बोले आप आओ, मेला मैं नहीं आता। बोले क्यों नहीं आते? मेला मैं डाइस पे नहीं खड़े रहता, एक से एक हमा किस्म के लोग बैठे, मैं नहीं आ सकता। और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे कुमारस्वामी, कांग्रेस के साथ जाकर आप पछताएंगे, याद रखना। गए, मगर आप देखे तो क्या है, कुमारस्वामी भी बीजेपी के साथ हाथ में हाथ पकड़ के रोमांस कर रहे हैं। चेयरमैन हमारे को दे दो, तुम वाइस चेयरमैन। ये कैसा मोहब्बत है रे तुम लोग? एक पे रहना ना, वो भी नहीं। अब चेयरमैन का इलेक्शन है, हमारे को चेयरमैन दे दो, हमारे को वो दे दो। अरे गारत का घड़ा बढ़ता नहीं तुम लोगों का? जो भी हमारे को लाओ 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 लाओ, जो भी है खींच लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में 20 सीट पर हम लड़े, 5 पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। अब बचे जो 15 सीट है, 9 सीट पर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएलए बनके महागठबंधन बनाया। 9 पे वो जीत गए हमारे खिलाफ, 6 पे नीतीश कुमार और बीजेपी जीते। अच्छा, वो 9 जो जीते, जहां पर हमारे 9 कैंडिडेट थे, उनकी मेजॉरिटी हमारे को वोट मिले, उससे बढ़ के मिले। जो 6 एनडीए जीती, पानी पिला रहे, इतनी हिम्मत तुम्हारी? हम सबको पानी पिला रहे हो, हमारे को बॉटल दे रहे। 6 सीट पे एनडीए जीती, उनका जो टोटल वोट था वो मजलिस के उम्मीदवारों से बढ़ के था, हर कैंडिडेट का। मगर उसके बाद शुरू हो गए, देखो उन्हों करे, देखो उन्हों करे। अरे प्यारे, 70 साल से कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हुआ था, अब खड़ा हुआ बोलने के लिए, मैं खड़ा हूं, तुम्हारे को हराऊंगा, क्या करते करो तुम। अब क्या किया तुमने बताओ? आज बिहार की सरजमीन पर, सीमांचल की सरजमीन पर, सीमांचल की जनता ने मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। और वहां की खास तौर से खवातीन से जब जाकर मीडिया के लोग पूछते थे अब की बार किसको वोट देंगे, वो गोल टोपी वाले को दे रहे। मेरे को जब मालूम हुआ, मिला गोल टोपी तो सबकी गोल रहती, ये बोले नहीं वो गोल टोपी वाला। तो मीडिया के लोगों ने बोला क्यों देंगे? तो हमारी मां और बहन ने कहा कि उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। हमको इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि दलित मुसलमान से इंसाफ हो। मुझे कोई मिनिस्टर बन के अपनी गाड़ी पे लाल लाइट लगाए टाई टाई करके निकलना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि अगर मेरा नुमाइंदा कामयाब होगा तो वो जब ऐवान असेंबली में जाएगा तो गरीबों की आवाज बनेगा, वो मजलूमों की आवाज बनेगा, वो हक के लिए लड़ेगा, ऐवान को हिला के रख देगा। हमको अब तक हम सिर्फ ओहदों के लिए कामयाब करते आए, अब हमको ओहदों की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर की बनने की जरूरत नहीं है। हमको बेबाक नुमाइंदे चाहिए जो मुसलमानों के मसाइल को समझे, जो दलितों के इंसाफ के लिए लड़े। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम। इसीलिए आज आप देखते हैं कि जहां हम जाते हैं वहां पे शुरू हो जाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्नाटका में इंशाअल्लाह ताला आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में, चाहे गुलबर्गा हो, बीजापुर हो, बिदर हो, जहां कहीं भी हम लड़ेंगे इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन का आगाज बल्दिया के इलेक्शन से होगा। बल्दिया में आप कामयाब करेंगे तो असेंबली में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी।
असेंबली में कामयाबी मिलेगी तो फिर दिल्ली को आप किसी को अपना रुकने पार्लिमान बनाकर बजाएंगे। लोग कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी तुम हमको सपने दिखा रहे हो, तुम हमको ख्वाब दिखा रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी भी कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो, तुम ख्वाब देखना शुरू करो। इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, कुर्बानियां देंगे, लड़ेंगे, जेल को जाएंगे, हुकूमतों से टकराएंगे, मगर ये वक्त हमारे ख्वाबों को पूरा करने का है। अगर आज नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल हमसे कहेगी कि अब्बा जब तुम 30-35 साल के थे, अगर तुम थोड़ा सा मेहनत कर लेते, अगर तुम थोड़ा सा मजलिस का परचम उठा लेते तो वही परेशानी का मुझे सामना नहीं करना पड़ता अब्बा जो तुमने अपनी जवानी में तकालीफ उठाई थी। तो आने वाली नस्ल के लिए हमको अपनी सियासी जदोजहद करना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए। और भारत की तल हकीकत याद रखो नौजवानों, इस मुल्क की तल हकीकत यह है कि जिसके पास आवाज है, जिसके पास उसके नुमाइंदे हैं, उसी की बात को सुना जाता है। जिसके पास कोई नहीं है उसको कोई नहीं सुनता। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी अब में दम खम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा। इनको बड़ी तकलीफ जरूर होगी कि ये गुलबर्गा में आकर, कर्नाटका में आकर, मुल्क मुल्क में जाकर हमारे बारे में ऐसी बात कर रहा है। अरे हकीकत यही है। अगर आज मुल्क में यूएपीए का कानून में मासूम लोग जेलों में सड़ रहे हैं, 80 साल के बूढ़े को ऐनक नहीं दी जाती, पीने के लिए स्ट्रॉ नहीं दिया जाता, तो फिर इसका जिम्मेदार यही कांग्रेस पार्टी है, यही कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने यूएपीए बनाया था। फिर जब 2008 में चिदम्बरम थे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मैं यूपीए में था, मैंने मुखालिफत की, आपने यूएपीए को और मजबूत किया। फिर अमित शाह ने कानून लाया 2019 में, यही कांग्रेस ने लोकसभा राज्यसभा में उस कानून की तायीद की। आज आकर आप हमसे पूछते हैं कि बताओ ये क्या हो रहा है, तुम क्यों लड़ रहे हो? याद रखो, मैं जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला मैं लड़ता रहूंगा। और एक बात याद रखो आप कि कभी हारने से डरना नहीं, कभी हारने से नहीं डरना। आज हारे कल जीतेंगे इंशाअल्लाह। जिस दिन तुम ये हार का खौफ अपने दिलों से निकाल दोगे, हार का खौफ अपने दिलों से निकालो, जीत की उम्मीद रखो और जुस्तजू करो, मेहनत करो, तुम देखोगे कि तुम्हारे ये बंदा नवाज की सरजमीन है, आपको यहां पर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह बिहार में मजलिस को कामयाबी मिली, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क के कोने कोने में, खास तौर से कर्नाटका में, मजलिस को आप अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाज कर मजलिस को कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर बीजेपी की हुकूमत एक नया कानून पास कर दिए,
कि पहले गाय कशी पर कानून था, अब तो बोले कि कुछ भी नहीं कटना, कटना ही नहीं कहते, कुछ भी नहीं काटना, काटना ही नहीं। अच्छा क्या कानून बनाए? मैं देख रहा था, गाड़ी में आते आते पढ़ रहा था, अजीब व गरीब कानून बनाए। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक का क्या कानून? क्या मजा नहीं आ रहा? खाने में बोल रहे हो, बोलता हूं उस पर भी आप हो। तुम अब दिमाग खोल दी मेरा, तहारी बोलते हो। कानून क्या है कि अगर पाशा भाई के घर में एसआई आ गए, पुलिस स्टेशन के घर में पाशा भाई के पुलिस वाले आके बोले तुम्हारे पास 2 भैंसा खड़े हुए पाशा भाई, तुम बोले हाँ दूध देते? नहीं नहीं नहीं, तुम काट रहे हो उसको, मैं लिख जा रहा हूं। नहीं, कानून में लिखे हूं। पाशा भाई के घर में आके भैंस भी लेके चले जाते, पाशा भाई का ऑटो का ट्रालर भी लेके चले जाते, बोलते नहीं अरे ट्राली गई को लिख जा रहे एसआई साहब, तो बोले तो स्मगलिंग कर सकते। उसके बाद क्या करते हैं उन्होंने, उसको सीज करके एसडीएम को देते। एसडीएम क्या करता? पाशा भाई के घर पे कब्जा कर लेता। ये कानून है, याद रखो आप। पाशा भाई घर पे कब्जा कर लेता। अब एसडीएम ये भी कर सकता, करो नहीं ये घर में उन्होंने काटे या काट सकते, मैं घर को बेच देता हूं। ये कानून बनाया। और वहां दिल्ली में बैठ के दिल्ली के मौजूदा बादशाह बोलते भाइयों बहनों सबका साथ सबका विकास। अरे कहीं का भैंस का साथ दे रहे, किसका साथ दे रहे आप? सबका साथ सबका विश्वास सबका सबका, अरे सबका सबका कहां है भाई? पाशा भाई की भैंस को लेकर जाएंगे, पाशा भाई की ट्राली को लेकर जाएंगे, पाशा भाई के घर को लेकर जाएंगे और बेच भी देंगे। और कोर्ट में जब कोर्ट में कुछ फैसला है ना, घर को लेकर बेच देंगे। ये कानून बना है, अजीब और गरीब कानून। अच्छा फिर उसके बाद आपको मालूम कि चाहे भैंस हो बैल हो, ये जितने कैटिल हैं, इसकी कोई चीज खराब नहीं जाती। इसकी हड्डियां जेलेटिन फार्मास्यूटिकल में जाते। सींग जो होते हैं, सींग से बटन बनता, मत नहीं बनाते बटन। तुम बटन बगैर बटन के पहनो, हमको बगैर बटन कर रहे, तुम बगैर बटन करो, दिखाओ चलो। उससे सींग से बटन बनता। आपको मालूम कि ये जो हड्डियों की और जेलेटिन की इंडस्ट्री कितनी है? 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये पूरे मुल्क में। और कर्नाटका के जो बूचर एसोसिएशन ने सही कहा कि 40-50 लाख के करीब लोगों का रोजगार बर्बाद हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं आप ये? क्या आप नहीं जानते कि यह किसानों का मसला है? क्या करेगा किसान जब भैंस दूध नहीं देगी? क्या करेगा किसान जब गाय दूध नहीं देगी? आप खरीदो ना उन लोगों से, खरीदो उन लोगों से जब गाय और भैंस दूध नहीं देती, खरीदो आप। अब आप देखेंगे कि पूरे छोड़ देंगे गाय और भैंस को, वो किसानों के फसलों को जाकर खा लेंगे। इस तरह का कानून आप बना
कैसा बनता? वो मुर्गी के चमड़े से बनता, बकरी के चमड़े से बनता। क्रिकेट खेलेंगे मगर तू मटन नहीं खाना। ये क्या बात है भाई मेरे, क्या बात है बताओ आप? एक मजाक बना के रख दिया इस मुल्क में आप। अच्छा फिर आप देखें, हाँ चप्पल भी। अच्छा बात करें कि बीजेपी वाले बोलते क्या ओवैसी संविधान में नहीं लिखा है आर्टिकल 48? प्यारे मेरे कान में फूल नहीं है, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आप याद रखो नौजवानों, कहीं डिबेट हुई तो तुम्हारे को बोल रहा आर्टिकल 48 है, तुम बोलना आर्टिकल 47 पढ़ा तू। अरे जाहिल हौले, पढ़ा नहीं पढ़ा बोल। आर्टिकल 47 क्या बोलता मालूम आपको? भारत का संविधान का आर्टिकल 47 ये बोलता कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि न्यूट्रिशन, ताकत में, बच्चों में, भारत के बाशिंदों में न्यूट्रिशन का इजाफा हो। दूसरा बोलता कि आपकी जिंदगी का मियार उठे। तीसरा ये बोलता कि लोगों की सेहत अच्छी हो। और चौथा आर्टिकल 47 ये बोलता कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन। अच्छा आप देखो बाप, कर्नाटका में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का चौथा राउंड हुआ। उन्होंने क्या कहा कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के खास तौर से इसमें 39% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी जो उनका हाइट होना उससे कम होता। आप बताओ कि गरीबों के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों का जो स्टंटेड ग्रोथ है 37%, और अंडर नरिश्ड यानी उनका वजन जो उम्र में रहना नहीं होता वो कितने 40%, और एनीमिया, जिस्म में खून नहीं है 56% कर्नाटका में ऐसे बच्चे जो 6 साल की उम्र को पहुंचे तक एनीमिक होते। अब आप क्या कर रहे हैं इन लोगों? अच्छा आपको मालूम, अगर आप बड़े का कलेजी खा लिए, बड़े की खाए कलेजी का भी खाए ना, कितने लोग खाए? हाथ उठाओ। या नहीं खाए? शर्मानो को खाए तो खाए, कोई चुन नहीं है। आपको मालूम एक कलेजी अगर आप खाए तो 1.5 किलो दाल से ज्यादा उस कलेजी में ताकत होती। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दाल नहीं खाना, मैं तो बहुत मजे से खाता हूं दाल को। वो इसलिए कि ये साइंटिस्ट ने कह दिया कि कलेजी खाने से आयरन, जिंक, विटामिन ए, B12, कैल्शियम का उसमें बहुत ज्यादा होता। अच्छा मैं हमारे सलीम साहब को बोला था गुलबर्गे में दाल की कीमत तो मालूम कर दो। चना दाल 180 रुपए किलो, माशाल्लाह सही है मिर्ची से। मूंग दाल 90 रुपए किलो, मसूरी की दाल वो भी 90, तूर दाल 105 रुपये, और बड़े की कीमत 280 रुपये। 280 कलेजी ला के पका के खा तो गरीब टन टनाटन दौड़ता हूं मैं। गरीब का फायदा होना ना, गरीब का फायदा नहीं होना। मोदी जी बोले नहीं तुम 180 की चना दाल खा रहे, कहां से लाएंगा आप? 15 लाख के 15 पैसे नहीं दिए। अगर 15 लाख देते तो बोलता वही खाता, वो भी नहीं दिया। ये साइंस है, मेरा बोलने का तरीका समझाने के लिए बोल रहा हूं, मगर ये साइंस है। और ये बोल रहे कानून बना रहे आप, हमारे चीफ मिनिस्टर कर्नाटका। अच्छा फिर आप ये भी देख लो भारत में कितने लोग गोश्त का बीफ खाते, बीफ और बफलो। 2011 का सेंसस है 8.35 करोड़ लोग बीफ और बफलो खाते। पूरे गरीबा हैं, दलित, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, पूरे गरीबा हैं। कोई बकरे का गोश्त नहीं खा सकता। अपने बच्चों को ताकत दिला, जो लेबर काम करता, एक टाइम का खाना खाता। आप भूखा रख रहे पूरे देश में, पूरा देश गरीबों से भूखा है। आप बोलते मैं डाला ना पैसे, अरे कहां डाले भाई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा ये लोग बार बार बोलते नहीं ये खाली ओवैसी बोलता बड़ा बड़ा कल्याणी बिरयानी।
इंडस वैली सिविलाइजेशन, 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन, वहां जाकर वहां के एक्सपर्ट्स आसारे कदीमा के खोद के निकाले तो किसकी हड्डियां निकले मालूम पड़े कि 5000 साल पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आप बोलते नहीं करना। हम चीफ मिनिस्टर से इतना बोल रहे कि आप लाखों लोगों को बेरोजगार कर देंगे, और जब गरीब बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास काम नहीं होगा, तो फिर गरीब क्या करेगा बताओ? जब जानवर नहीं कटेगा, खेतों में जाएगा, किसानों की फसल को खा लेगा। आप खरीदो ना भाई, फिर आप वो भी नहीं, ना कानून बना दिए। अरे प्राइवेसी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं अपने घर में बैठ के क्या खाता हूं, आपको क्या शौक है उसमें झांकने का? हर बुट्टी में झांकते, मुंडी घुसाते अपनी, क्या है इसमें, इसमें क्या है, इसमें क्या है। अरे कई को मुंडी घुसाते हैं उसमें। मैं घर में क्या खाता हूं, आपको क्या फिक्र? नहीं झांकता हूं मैं, तुम्हारे क्या पका रहे, हंडी में क्या है दिखाओ, खुड्डी में क्या है दिखाओ। कोई बात है? कब तक झांकेंगे हंडी और खुड्डी में तुम लोग? खाने को खाना नहीं है भारत के गरीबों के पास, अनकॉन्स्टिट्यूशन लॉकडाउन लगा दिए, कितने 10 करोड़ नौकरियां चली गई। ये मीडिया के लोगों को पूछो आप, मेरे जाने के बाद, मार्च के बाद इनकी नौकरियां भी नहीं रहेंगी, याद रखो आप। देखो मुंडियां हिला रहे, यूं कर रहे, उनको मालूम मार्च के बाद कोई नौकरियां नहीं रहेंगी मीडिया की, इनकी भी नौकरी जाने वाली है। मगर मोदी जी क्या बोलेंगे? गोश्त मत खाओ मित्रों, नारा लगाओ, नफरत फैलाओ। क्या हो रहा है? ये मुल्क कहां किस रास्ते पर जा रहा है? और फिर उत्तर प्रदेश में तो एक नया कानून बना दिया उन्होंने। टाइम है ना, 15 मिनट है। उत्तर ये खत्म कर दो तुम, नहीं तो योगी आदित्यनाथ बोलेंगे मेरे पे नहीं बोले, बोलेंगे पाशा, सब पे बोलेंगे। हम नहीं बोले तो कौन बोलता ही नहीं आजकल। नहीं गूंगे नहीं है, हमारी तकरीर यूट्यूब पे सुन के बोलते क्या बोले, कतर लो। उत्तर प्रदेश में एक कानून बनाए, वही कानून यहां पे चीफ मिनिस्टर बनाते बोल रहे। क्या कानून है मालूम आपको? मजहब तब्दीली का कानून। अब आप पेट पकड़ के हंसीगे, देखो अभी बात में। अच्छा कानून कैसा कानून है सुनो आप। कानून ये बोल रहा है कि अगर इज्तिमाई तौर पर कोई अपना मजहब तब्दील कर लिए तो उस पर यह कानून लागू होगा, पकड़े जाएंगे। अच्छा इज्तिमाई माने कम से कम 30-40 तो होना ना, नहीं ओनली 2 है तो भी कानून लागू होता है, 2 भी कबूल करे तो मास कन्वर्शन। अरे पाशा तेरे को अंग्रेजी कौन सिखाए रे कानून बनाने वाले को? 2 लोगों का मास कन्वर्शन होता, 2 लोगों की शादी होती। अच्छा फिर इनका सेक्शन 2(1) क्या बोल रहा? अगर मैं आज तकरीर करा इस्लाम के बारे में और इसमें से कोई शख्स बोला कि भाई तुमने इस्लाम को बेहतरीन तरीके से बताया, मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, वो कानून क्या बोल रहा? नहीं इनकी इनू करे, इन पर भी केस बुक करो। नहीं कन्वर्टर कहते, मैं कन्वर्टर, गाड़ी का कंडक्टर कन्वर्टर है ये, मैं कन्वर्टर। मेरी बात सुन के अगर कोई दीन कबूल कर लिया उस पर भी केस लगाएंगे। और फिर आप क्या बोल रहे हो उस कानून में? कानून में क्या बोल रहे कि एडिंग एबेटिंग का सेक्शन 2(1) और उसके बाद अच्छा इसमें हैरत अंगेज बात देखो आप, सेक्शन 4 में अगर एक मियां बीवी किसी बच्चे को गोद ले लिए, बच्चा जाके कंप्लेंट दे सकता है मेरे अम्मा अब्बा मजहब तब्दील कर लिए, केस बुक करो।
नहीं नहीं हंसने का नहीं है, वो दिमाग वाले वो लगा, वो पूरा फर्स्ट फ्लोर खाली 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 खाली। और फिर ये भी बोलते कि रोड चलता आदमी जाके कंप्लेन कर सकता, मैं बदल दिए मजहब इनू, कैसा मालूम तेरे को? नहीं मैं रोड चल रहा था देखा, केस बुक कर दो इस पर। वो कानून में डाल दिए, सेक्शन बोल रहा हूं आपको 83। और 83 में क्या है, अगर कोई अपना मजहब तब्दील करना चाह रहा है तो उसको जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख के देना, साहब मैं तंग आ गया अपने पुराने मजहब से, नया मजहब बदलना चाह रहा हूं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते लिख के दे, 2 महीने के बाद आ, 2 महीने के बाद आ, मैं इंक्वायरी करूंगा, मैं मालूम करूंगा कि तू सच बोल रहा है या तेरे को कोई धोखा दे रहा। ये कानून बना रहे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 9 सेक्शन 4 ये क्या है बताइए आप? कौन सा कानून है ये? मैं अपने मजहब पर चलूं, मैं एक अल्लाह को मानूं, मैं हजारों खुदाओं को मानूं, मैं किसी खुदा को ना मानूं, मैं किसी और मजहब पे चलूं, आपका इख्तियार कौन है उसमें? हुकूमत कौन है मेरे को बोलने वाली? मगर ये बीजेपी के राज में हो रहा है कि अगर खुदा को भी तुमको मानना है तो हमसे पूछना पड़ेगा, मजहब को भी छोड़ना है तो हमसे पूछकर छोड़ना पड़ेगा। और शादी कर रहे, तुम लोग शादी कर रहे, शादी कर रहे, शादी कर रहे, इतनी मोहब्बत हो गई, देखो शादी नहीं करे तो भी शादी कर रहे। अब आप देखो, आप इसमें 86 लोगों पे केस बुक हुआ जिसमें 79 मुसलमान, 86 में 79 मुसलमान, जिसमें ईटा के 26 एक ही खानदान के, जिसमें 5 खवातीन, 2 मासूम बच्चियां। क्यों कि 21 साल की एक बच्ची ने इस्लाम को कबूल किया, उसकी शादी उस बच्चे से नवंबर 17-18 को हुई। वो कानून 1 हफ्ते के बाद आया। जब कानून नहीं है तो कानून में नहीं बुक कर सकते ना। नहीं नहीं नहीं, योगी का कानून है, कोई का कुछ नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 सबसेक्शन 1 क्लियरली बोलता, अगर कोई कानून नहीं है तो उस पर केस नहीं बुक हो सकता। मगर इसको बच्चे को जेल में डाल दिया और उसको जेल में रहना पड़ा। और फिर आप हैरत की बात देखेंगे, हैरत की बात, बरेली में 2 मुस्लिम लड़कियां अपना मजहब तब्दील करके शादी करते हैं तो पुलिस उनको प्रोटेक्शन दी, पुलिस उनको प्रोटेक्शन दी। एक मुसलमान बच्चा अपने कॉलेज के दोस्त के साथ बैठ के पिज्जा खाया तो उसके बाप के पास जाकर उस पर प्रेशर डाल के बोले, देख तेरी बेटी को इन्हें मुसलमान बनाना चाह रहा, केस बुक करके। वो बच्चा अब तक जेल में पड़ा हुआ है। उसका जुर्म क्या है? खाली पिज्जा खाया हुआ। उसका बाप बोल रहा कि मेरे को पुलिस वाले मजबूर करे केस बुक करने के लिए। ये इनका कानून है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये मुल्क को किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं आप देखो। कौन बोल रहा है इनके खिलाफ? कोई नहीं बोल रहे, और हम भी टीम है। और मेरे अजीज दोस्तों, अब ये बीजेपी वाले बोलेंगे हो रहा नहीं हो रहा। अरे दीवाने, इंडियन पीनल कोड का आईपीसी 493 के अगर मैं किसी को धोखा देकर शादी करता हूं, कोई मर्द अगर किसी औरत को धोखा देकर शादी करता तो सजा है 10 साल की। सेक्शन 503 आईपीसी का क्या है? कानून मौजूद है। मगर अब क्या हो रहा, अब ये जो नाम निहाद जो सेकुलर लोग हैं ना, जब मैं ट्रिपल तलाक पे आकर हम मुखालिफत कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, ये सब बोल रहे थे असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं आप मुस्लिम बहनों पर जुल्म कर रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, आप क्यों साथ दे रहे हैं? मैंने कहा शादी एक सिविल मैटर है, शादी एक सिविल मैटर है, इसमें क्रिमिनल पीनल प्रोविजन नहीं आना चाहिए। आज वही लोग मेरे को फोन करके बोले कि असद साहब, उस वक्त अगर हम आपकी बात को समझ जाते तो आज हम ये गलती नहीं करते थे। शादी कोई भी किससे भी कर सकता है, कौन रोक सकता है भाई? इश्क आ गया
बोलता मैं मजनू हो गया, बस आंखों पे पर्दा पड़ जाता, कुछ भी नहीं, उससे करता हूं। अब्बा बोलते, नाना बोलते, दादी बोलते, अम्मा बोलते, देख तेरा दूध माफ नहीं करूंगी, नहीं बोलता अम्मा बाद में माफ कर, पहले शादी करा दे इससे। इश्क हो गया मेरे है भाई, हो जाता। अगर आप घर में सही तरबियत नहीं देंगे तो ऐसी होता, मगर इश्क है। इसीलिए बंदा नवाज क्या बोले थे, बंदा नवाज क्या बोले मालूम आपको? अपने 11 रसायल में बंदा नवाज लिखे, आशिक, इश्क और माशूक एक हो जाना। इश्क, आशिक, माशूक एक हो जाना। जब ये एक हो जाते तो फना फिल्ला हो जाता। फिर यही बात तो समझना है। खैर ये दूसरी गुफ्तगू उधर लेके जा रहा हूं आपको, मगर ये इनका कानून ये है, इनका कानून ये। अच्छा, आप कानपुर में एक एसआईटी बनाई गई, जो कानपुर की एसआईटी ने 14 केसेस में इंक्वायरी करके कहा कि ना फॉरेन फंडिंग हुई, ना किसी पर जोर जबरदस्ती करके मुसलमानों ने शादी की। कर्नाटका की सीआईडी 2009 में केस हुआ था बड़ा मशहूर, कि कर्नाटका की हमारी हिंदू बहन केरला के एक मुस्लिम बच्चे से शादी करी। कर्नाटका की सीआईडी ने कहा कि कोई दमी नहीं है। हदिया का केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। आप बताइए मुल्क कहां जा रहा है? मैं किससे शादी कर रहा हूं, आप आके झांकते? क्या खा रहा हूं मेरी कुंडी में आके झांकते? भूखे हम, खाने को खाना नहीं है। लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी बर्बाद हो गई, मगर इसकी कोई फिक्र नहीं है बीजेपी के लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि हमारा किसान जो आपको हमको खाना खिलाता है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उसको मारा जा रहा है, उनके सरों को फोड़ दिया जा रहा है। मैं गुलबर्गा की इस मुबारक सरजमीन से सिंगूर के किसानों को पैगाम दे रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। यह आपकी लड़ाई नहीं है, हमारे किसान भाई और बहनों, हम आपके साथ हैं। आप लड़िए। और एक बात मालूम हो गई, याद रखो मेरी इस बात को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में इतनी बड़ी उनकी मेजॉरिटी है, 300 के करीब उनके एमपी, 300 से ज्यादा है, पार्लियामेंट में सुनने तैयार नहीं है। नहीं, मैं बोल दिया कानून बना दो, मैं वक्त का बादशाह हूं, मेरा फरमान जारी हो गया। याद रखो, अगर इख्तियार के नशे में, गुरूर में डूबकर तुम इस तरह के कानून बनाओगे तो भारत की जनता के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय रोड पे निकलने के, सिवाय पुरअमन एहतजाज करने के। आप और हमने CAA के खिलाफ एहतजाज किया, सारी दुनिया ने, सारे मुल्क के लोगों ने उसका नोट किया। हमने शाहीन बाग किया, मुल्क के कोने कोने में हमारी मां और बहनों ने निकलकर CAA के कानून के खिलाफ की आवाज उठाई, दुनिया ने देखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, एहतजाज सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर तुम सिर्फ जलसों में सुनकर, नारे लगाकर, आंख में आंसू लाकर अपने घर को चले जाओगे और फिर उस पैगाम पर अमल नहीं करोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि ये वक्त उठने का है। नौजवानों, ये वक्त हासिल करने का वक्त है। ये वक्त अपनी पार्टी के परचम को बुलंद करने का वक्त है। अब सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर अब नहीं रह सकती। ये सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को धोखा देते रहे, अब सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी दूसरे पार्टियां निभाएंगी। अरे सब लोग एक होकर बीजेपी को कामयाब पे कामयाब करते जा रहे हैं, और हम क्या, हमारे हाथ में डब्बा दे, बजा सेकुलरिज्म, बजा सेकुलरिज्म। कोई सेकुलरिज्म को बजाने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी आपके पास है, इस पार्टी को मजबूत करिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीनन वो दिन नजर आ रहा है कि जब गुलबर्गा में मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की कमी को आप ही के दरमियान से कोई मर्द मुजाहिद उठेगा और उस कमी को पूरा करेगा। वो मरहूम का सही मानों में जानशीन बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए आया है कि अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए, मुत्तहिद रहिए।
डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग तुमसे आकर डराएंगे, लोग तुमसे आकर लाखों बातें करेंगे। लोग मुझसे पूछते कि तुम्हारे को बहुत से लोग डराते, तुमको लोग क्या क्या नहीं कह देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था कि शाहों के तकब्बुर से भी दबकर ना रहा मैं। किसी शायर ने कहा कि शाहों के तकब्बुर से भी दबकर ना रहा मैं, किस बार गाए खास का आखिर हूं गदा मैं। याद रखो, हम तमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह जमीन और आसमान का मालिक है, अल्लाह जमीन और आसमान का खालिक है। आसमानों से बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, सूरज और चांद को निकालने वाला अल्लाह है। अल्लाह हमारा मुहाफिज है। अल्लाह पे खूब तवक्कल करो नौजवानों, अल्लाह की जात पर तवक्कल करो। अपने आप में एतमाद को पैदा करो, अपने आप में कुव्वत को पैदा करो। जमहूरियत के तकाज़ों को समझो, जमात को मजबूत करो और जमात के परचम को लेकर आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह ताला हम कर्नाटका में गुलबर्गा में एक नई तारीख रकम करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।